वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान का 100 साल से ज़्यादा पुराना इदारा पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD बंद करने का फ़ैसला क्यों किया है। उसकी वजूहात हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। ज़ाहिर सबसे बड़ी वजह तो करप्शन है, बेजा करप्शन है और बहुत बड़ी करप्शन है। उसकी सबसे पहले जो करप्शन की मिसाल है जो कि PWD ने जजों के साथ हाथ कैसे किया है, उसकी वजह से इदारे को बंद करने का फ़ैसला किया है। मगर उससे पहले हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर हाउसिंग व तामीरात रियाज़ हुसैन पीरज़ादा की सरबराही में एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो कि PWD की ट्रांजिशन को मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी और बजट में भी ये सिफारिशात दी जाएंगी और उसके लिए बजट में रकूम मुख्तस नहीं होंगी जो कि हर साल PSDP में अरबों रुपए के फंड्स रखे जाते हैं। PWD के अफसरान ने जजों को और अदालतों को भी नहीं बख्शा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और वकला के साथ PWD ने क्या हाथ किया है, क्या बोगस खेल खेला है, क्या फ्रॉड किया है, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि नई इमारत बनी है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने शाहराए दस्तूर के ऊपर नेब और रेडियो पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के बिल्कुल दरमियान, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उसकी हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि 2000 मिलियन रुपए का एक प्रोजेक्ट है लीगल फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में। उसकी तामीर के लिए PWD ने एक टेंडर दिया है और उस टेंडर में क्या क्या घपले हुए हैं उसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। एक फ़र्ज़ी टेंडर दिया जाता है लीगल फैसिलिटेशन सेंटर। लीगल फैसिलिटेशन सेंटर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के बैठने की, बार के नुमाइंदों या बार के ऑफिसेज़, वकला के ऑफिसेस और साइलिन के लिए बैठने की एक जगह के लिए ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो PWD ने वफाकी हुकूमत के हुक्म के ऊपर डिज़ाइन किया था। इस 2000 मिलियन रुपए जिसकी मालियत अरबों रुपए बनती है उसके लिए एक टेंडर दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। PWD की जानिब से ये टेंडर जो है फ़र्ज़ी टेंडर होता है और उस फ़र्ज़ी टेंडर में कुछ फ़र्ज़ी कंपनी आती हैं और एक अपनी मर्ज़ी की कंपनी को चुना जाता है उसमें। और एक इंक्वायरी कमेटी जो की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, अब्दुल रशीद ख़ान उस कमेटी का हिस्सा थे और उसके मुताबिक जो हमारे पास अभी तक इतलात और ज़राए के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ चीज़ें पहुंची हैं, हमारे पास वो सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं कि एक कंपनी सिटी ट्रेडिंग या सिटी ट्रेडर्स और बिल्डर्स, वो कंपनी जो है वो चुनी जाती है, उसे वो ठेका दिया जाता है। वो ठेका दिया कैसे जाता है? चीफ इंजीनियर अनवारुल हक डोगर साहब जो कि बाद में DG भी बने, उन्होंने इस कंपनी को कैसे नवाजा उसकी कहानी हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी को चुनने के लिए और ठेका देने के लिए अरबों रुपए का इस कंपनी ने के पास मतलूबा तजुर्बा मौजूद ना था। इस कंपनी ने DI खान यानी डेरा इस्माइल खान CNW और मुजफ्फराबाद CNW के फेक बोगस जाली तजुर्बाती यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इसमें जमा करवाए जब वो इस टेंडर में हिस्सा ले रहे थे LFC की बिडिंग में। इसके अलावा जो 3 करोड़ का 30 मिलियन रुपए का एलाइड बैंक लिमिटेड का जो एक कॉल डिपॉजिट रिसीट होती है CDR, वो जमा करवाई है। जब ABL से पूछा गया कि क्या ये CDR आपकी है तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये हमारी CDR नहीं है। चलें, एक फ़र्ज़ी बिडिंग के ज़रिए ये ठेका सिटी ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स को दे दिया जाता है। ये तो बात इधर ख़त्म हो गई। मगर इसके बाद अनवर हक डोगर साहब की आशीर्वाद और उनकी मोहब्बत और चाहत इस कंपनी के साथ वो ये होती है कि 3 रोज़ के अंदर अंदर 190 मिलियन जो रकम है वो इस कंपनी को एडवांस के तौर पर दे दी जाती है ताकि वो मोबिलाइजेशन एडवांस होता है कि जल्द अज जल्द काम शुरू कर दे। इतनी जल्दी कभी कुछ नहीं होता जितना इन्होंने किया, वो भी हो गया।
کام کے لیے رقم دے دی جاتی ہے اور کام کافی عرصہ شروع بھی نہیں ہوتا. یہ 2 سال پہلے یہ کام اوارڈ کیا گیا تھا 2022 میں جولائی میں. اچھا، اس کے بعد ایک پلاننگ کے رولز ہیں کہ 500 ملین سے زائد جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس سے اس کی پلاننگ کمیشن سے منظوری لی جائے گی. مگر 500 ملین سے زیادہ تو کیا، یہ 2000 ملین کا پروجیکٹ ہے، مگر پلاننگ کمیشن سے اس کی منظوری نہیں لی گئی اور وائلیشن کی گئی ہے پلاننگ کے رولز کی اور پیپرا رولز کی بھی. اس کے بعد غلطی کیا کی اس کمپنی نے اور پی ڈبلیو ڈی نے کہ اس کمپنی کو چاہیے تھا سٹی ٹریڈنگ اینڈ بلڈرز کو کہ ایک کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کنسلٹنٹ ہائر کی جاتی ہے کنسلٹنسی فرم، اور وہ کنسلٹنسی فرم جو ہے اس ڈھانچے کا اور اس کے میپس جو ہوتے ہیں، اس کی ڈرائنگز جو ہوتی ہیں پروجیکٹ کی، اس کی منظوری لی جاتی ہے باقاعدہ، اور اس کے بعد اس کے ایسٹیمیٹس بنائے جاتے ہیں. مگر کچھ بھی نہیں کیا گیا کیونکہ کنسلٹنٹ ہی ہائر نہیں کیا گیا اور پیسے ہڑپ کر لیے گئے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایسٹیمیٹ جو تھا اور جو ڈرائنگز تھی وہ نقائص سے بھرپور تھے، بالکل بھرے ہوئے تھے بلڈنگ، اور کنسلٹنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے باقاعدہ ایسٹیمیٹس نہیں بنائے گئے. ہوتا اصول کے مطابق یہ ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کے ایک ریوائز شیڈیول ریٹس ہوتے ہیں 2022 کے، اس کے تحت یہ ایسٹیمیٹس بنتے ہیں، اور اس ایک مینول ہوتا ہے، وہ ایک مجوزہ اور بالکل مرتب شدہ ایک مینول ہوتا ہے. اس کے مطابق یہ چیزیں ایسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا. اور کیا گیا کہ مارکیٹ ریٹ سے یہ چیز جو تھی وہ لیے گئے ریٹس، اور یہ 1500 ملین کا جو پروجیکٹ تھا وہ 2000 ملین تک جا پہنچا اور کمپنی کو نواز دیا گیا. اور اس کے علاوہ کمپنی نے کام بالکل نہیں کیا. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹینڈر کی منظوری اور اس کے بعد کمیشن کیا ہوتا ہے. جب ٹینڈر منظور کیا گیا تو اس وقت کے چیف انجینئر نارتھ انوار الحق ڈوگر صاحب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسینز تھے اور ایس ڈی اوز تھے اور مختلف افسران شامل تھے اس تمام تر اس کارروائی میں. ٹینڈر کی منظوری کے وقت 9% کمیشن لیا جاتا ہے، اور جب ٹینڈر کے بعد اور یہ افسران لیتے ہیں، اور جب ٹینڈر کے بعد بلز وغیرہ کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر 15% یعنی 25% پی ڈبلیو ڈی کے افسران کمیشن حاصل کرتے ہیں اس تمام تر کارروائی میں، اور تمام تر ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اور کمیشن سے ہٹ کر جو چیز بھی ہوتی ہے وہ الگ ہے. جو پروگریس اسٹیٹس جو ہے اس وقت 50 سے 60% رقم جو ادا کر دی گئی ہے، 1000 ملین روپے سے زیادہ رقم جو ہے وہ اس کمپنی کو ادا کر دی گئی ہے، جس نے جعلی دستاویزات کے اوپر یہ ٹھیکہ لیا تھا. اور اس کی پروگریس اگر ہم دیکھیں تو اس کی پروگریس ابھی تک 20% بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ایل ایف سی کی بلڈنگ کے صرف بیسمنٹ ابھی تک بن پایا ہے، اور وہ بھی نقائص سے بھرپور. اور یہ معاملہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ عرصے سے چل رہا ہے. اس کی 3-4 روز بعد سنوائی بھی ہوگی، سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنا بڑا گھپلہ کیا گیا ہے. اس معاملات کو، تمام تر جو معاملات تھے، اس کو جاننے کے لیے ایک عبدالرشید خان صاحب تھے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، اور انکوائری کرتی ہے وہ کمیٹی. اور اسے اس وقت کے چیف انجینئر نارتھ انوار الحق ڈوگر صاحب اور ایس سی اور ایکسین اور دیگر لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ انہوں نے اس وقت غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک جعلی دستاویزات کے اوپر ایک فرضی ٹینڈر اور فرضی تمام معاملات کر کے کمپنی کو نوازا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک سفارشات مرتب کی گئیں کہ اس کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے اور سخت کارروائی کی جائے ان افسران کے خلاف جنہوں نے یہ ٹھیکہ دیا تھا. ہوا کیا؟ ٹھیک ہے، کمپنی کو نہ صرف بلیک لسٹ کر دیا گیا
बल्कि FIA को भी केस भिजवा दिया गया और FIA ने भी ये कहा कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, मगर कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट करने में भी अकरबा परवरी का मुजाहरा किया अनवारुल हक डोगर साहब ने। अनवारुल हक डोगर साहब का जो मौक़िफ़ है हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा था। अनवारुल हक डोगर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि कंपनी ने जाली दस्तावेज़ात जमा करवाई थी, जाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और CDR जमा करवाया था, जिसके ऊपर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। मगर ब्लैकलिस्ट तो कर दिया गया कागज़ों में, मगर कंपनी ने काम LFC की बिल्डिंग के ऊपर जारी रखा। PWD ने ना मुआहिदा कैंसिल किया सिटी ट्रेडर्स के साथ और ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना कोई जुर्माना किया, बस सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। और न सिर्फ ब्लैकलिस्ट करते हुए अकरबा का मुजाहरा किया, बल्कि अनवारुल हक डोगर साहब ने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एकेडमी बन रही है उसके भी ठेका जो था इसी कंपनी को दे दिया गया, वो भी अरबों रुपए मालियत का ठेका है। तो ये कैसी ब्लैकलिस्टिंग है कि एक मरतबा एक तरफ ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो दूसरी जानब उसे नवाज दिया जाता है। अच्छा, अब ब्लैकलिस्ट करने के बाद ये होता है कि जब अफसरान की बारी आती है तो कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ जो चीफ़ इंजीनियर नार्थ साहब हैं, अनवारुल हक डोगर साहब, वो कार्रवाई करते हैं और उन्हें कुछ अफसरान को सस्पेंड कर देते हैं। मगर चंद ही ये एक आई वॉश होता है, एक दिखलावा होता है और उसके बाद उन्हीं अफसरान को लाहौर जो सर्कल है उसमें अपनी मर्ज़ी की जगह पर उन्हें तैनात कर दिया जाता है। जब बारी आती है अनवारुल हक डोगर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो उस वक्त के DG वज़ारत हाउसिंग व तामीरात को उस वक्त के चीफ़ इंजीनियर नॉर्थ अनवारुल हक डोगर साहब के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट जो है वो भिजवा देते हैं मिनिस्ट्री को और कहते हैं कि सिफारिश की जाती है कि चीफ़ इंजीनियर नॉर्थ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, मगर बजाय चीफ़ इंजीनियर नॉर्थ अनवारुल हक डोगर साहब को हटाने के उन्हें DG PWD का करंट चार्ज दे दिया जाता है। तो मामला फिर वहीं पे दब गया। तो आपने ये तमाम तर कहानी सुनी कि इस वक्त क्या जो कहानी खेली गई है और क्या जुल्म ज़्यादती की गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म PWD को बंद क्यों ना करें। ये एक आपको बताया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले दिनों में हम मज़ीद बताएंगे कि क्या क्या घपले और क्या क्या जो फ्रॉड्स किए गए हैं PWD के अफसरान और ठेकेदारों ने मिलके, हम उसकी भी तफसीलात आने वाले व्लॉग्स में हम आपको आगाह करेंगे। और मज़ीद कुछ जो प्रोजेक्ट जो वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में आए थे और मुक़्तदिर हलकों के नोटिस में आए थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान की और पाकिस्तानी इदारों की सुबकी हुई है और वज़ीर-ए-आज़म मजबूर हुए इसे बंद करने में। जब हमने इस बारे में पूछा अनवारुल हक डोगर साहब से तो उनका कहना था कि तस्दीक की है हमारे मौक़िफ़ की कि ये मामला इस वक्त कोर्ट में है, मामला FIA के पास गया था और हमने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, मगर ये नहीं कहा कि कंपनी अभी तक काम कर रही है और उनके ख़िलाफ़ जो मुआहिदा था वो कैंसिल नहीं किया गया, उनको जुर्माना नहीं दिया गया और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गठ जोड़ बरकरार है। और इस वक्त जो भी अफसरान इतने अरबों रुपए के फ्रॉड घपलों में मुलव्वस थे अभी तक अपनी नशिस्तों पर बराजमान हैं। अभी तक जो ठेकेदार हैं वो अपने काम कर रहे हैं, अभी तक उनको जो रकूम है वो मौसूल हो रही हैं, मगर काम नदारद और जो काम किया गया है LFC का वो नकायस से भरपूर है। और ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग्स अगर बन भी गई तो ये नकायस से इतनी भरपूर होगी कि ये वकला, जजेस और साइलीन के लिए रिस्क साबित होगी। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।